वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने इस चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं हिंदी ग्रामर के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है, जो ये प्रश्न हैं ये आपकी आगामी परीक्षा हेतु मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस वीडियो से पहले भी हमने इसके प्रश्न लाए थे सीरीज़ के, तो ये है आज का सेकेंड वीडियो। तो जितने भी प्रश्न आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे सारे के सारे अति महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो ध्यान से इनको देखिएगा आप लोग। और एक मिनट रुकिएगा, ये है हमारा सेकंड पार्ट। ठीक है, तो पीडीएफ इत्यादि के लिए आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। लिंक उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बाकी आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ, देखिएगा, जैसे कि आप लोगों को पता है हिमाचल प्रदेश में पीजीटी की परीक्षा हो रही है। तो जितनी भी पीजीटी की परीक्षा होंगी उनमें आपके लिए बीएड पोर्शन है, उसके 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, उसके भी नोट्स हमारे पास अवेलेबल है। और जो फर्स्ट पेपर में हिंदी ग्रामर के नोट्स वो भी अवेलेबल है। दोनों ही अगर आप लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हो आप हमें 8219312129 पे। और जो ये सीरीज़ होने वाली है ये हम यहाँ पर हिंदी ग्रामर के लगभग 2000 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये आपकी आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ना केवल जो पीजीटी की परीक्षा, अपितु कोई भी परीक्षा क्यों ना हो, वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ध्यान से सारे वीडियोस देखिएगा, आपको काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है ये सीरीज़। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं ये बतलाइएगा। तो यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा, जो सीधे सीधे उत्तर होगा वही बता दूंगा। तो वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को। वर्णमाला किसे कहा जाता है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। तो सही विकल्प यहाँ पर क्या हुआ? विकल्प डी। ये जितने भी प्रश्न हैं ये पहले किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए आगामी परीक्षा हेतु भी काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे ये। प्रश्न संख्या 2, इसमें पूछा गया है भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है ये बतलाइएगा आप। तो जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होगी तो वो होती है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, डी। अगला प्रश्न देखिए, वैसे तो ये प्रश्न आपको फिलहाल नॉर्मल लग रहे होंगे। जब आपको एचपीपीएससी परीक्षा में तथ्य देता है उस समय ये चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, एचपीपीएससी हो गया या फिर कोई और जो बोर्ड परीक्षा डिसाइड करता है, तो वहाँ पर उस समय पता चलता है कितने महत्वपूर्ण ये तथ्य होते हैं। इसलिए ध्यान से आपने इन लेक्चर को सुनना है, जो तथ्य नहीं आते उनको नोट करना है। फिलहाल तो आपको ये आसान लग रहे होंगे वीडियो में। तो सही विकल्प हो जाएगा तीसरे का, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? 52। कितनी है? 52। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है ये बतलाना है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, जिसे हमने ऊपर देखा अभी। अगला प्रश्न देखिए, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? अक्षर कहा जाता है। क्या? अक्षर। पांचवे का सही विकल्प सी। अगला प्रश्न देखिएगा 6, हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? तो सही आप सभी को पता ही होगा हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं। तो ये हैं 11 स्वर। और कितने? 33 व्यंजन हैं। 33 व्यंजन हैं, 11 स्वर हैं। ये देखिए नेक्स्ट प्रश्न वही पूछा गया है, तो ये तो यहाँ पर सही हो जाता है यही। अगला प्रश्न 8, इसमें पूछा गया है एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? ये कहा जाता है अक्षर। एक से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए 9, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? देखिए घुमा फिरा के प्रश्न पूछा जा रहा है ना, ये तो हमने ऊपर देखा अभी। 10, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? देखिए कितना घुमा फिरा कर पूछा गया है ये प्रश्न। तो उसे कहा जाता है स्वर। क्या कहा जाता है? उसे स्वर कहा जाता है। अगला प्रश्न है 11, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? महत्वपूर्ण है प्रश्न है ये भी काफ़ी। हिंदी में ध्वनियाँ होती हैं 2 प्रकार की। विकल्प बी यहाँ पर, विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखिए 12, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है?
वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो ये होगा आपका 25, विकल्प ए यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा 13, इसमें पूछा गया भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे कहते हैं? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे कहते हैं ये बतलाना है यहाँ। तो सही विकल्प होगा शब्द। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द को कहा जाता है, विकल्प ए। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ 14, इसमें पूछा गया है लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है वर्णमाला। अगला प्रश्न है वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? घुमा फिरा कर प्रश्न को रिपीट किया जा रहा है ये, तो इसे भी वर्णमाला ही कहा जाएगा। अगला है हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं? अभी देखा हमने ऊपर 33 व्यंजन हैं। अगला है शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? इसे भी हमने ऊपर देखा, बार बार ये भी रिपीट हो रहा है, वर्ण कहते हैं। ये जो आपका ये लेक्चर है ना, यहाँ से बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा, इसलिए ध्यान से आपने सुनना है इस लेक्चर को। वर्णमाला से संबंधित ये लेक्चर होने वाला है। लेक्चर नंबर 2 है ये, इसका भी ध्यान रखना। प्रश्न संख्या 18, निम्न में से दीर्घ स्वर है, तो दीर्घ स्वर कौन सा है? 18 में सही विकल्प बताना है। तो 18 का जो सही विकल्प हो जाएगा, दीर्घ स्वर कहा जाता है, विकल्प बी को, बड़ी ई को दीर्घ स्वर कहा जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? मूल दीर्घ स्वर की बात की जा रही है यहाँ पर, तो ये होगा विकल्प डी, ओ। बाकी आपके मूल दीर्घ स्वर होंगे। प्रश्न संख्या 20, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो ये है हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या है 4। अगला प्रश्न देखिएगा 21, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? तो जो दीर्घ स्वर यहाँ पर होगा तो वो होगा विकल्प ए, आ। ये है आपका दीर्घ स्वर। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 22, इसमें क्या पूछा गया है आपसे, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है? प्लूत। आपको याद रखना है स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मूलतः स्वर माने जाते हैं 2, परंतु 3 अब माने गए हैं, एक बढ़ गया है। एक हो गया आपका ह्रस्व, दूसरा हो गया आपका दीर्घ, तीसरा हो गया प्लुत। ह्रस्व ध्वनि सबसे छोटी होती है और जो दीर्घ इससे बड़ी होती है, और प्लुत सबसे बड़ी। प्लुत के लिए शब्द किया जाता है प्रयोग, जैसे संस्कृत भाषा में प्लुत शब्दों का ज़्यादा प्रयोग होता है, जैसे सीते, रामे, ओम, जैसे ओम सीते, जिसमें लंबी ध्वनि जाती है उसे कहा जाता है प्लुत। ठीक है, वैसे ये हमारा लेक्चर यहाँ पर ज़्यादा विस्तृत व्याख्या करने वाला नहीं है, फिर भी आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर प्रश्न बन गया ना, क्या पढ़ना है इसको, पता ही आपको, मैंने जो अभी बताया ओम, ये तो इसी के अंतर्गत आएगा। अगर आपको विस्तृत व्याख्या वाले चाहिए तो वही बताइएगा, लेक्चर वैसे भी देने के लिए तैयार हूँ मैं। अगला प्रश्न, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? तो इसके अंतर्गत जो नहीं आएगा तो वो होगा आपका विवृत स्वर। अगर स्वर भी आएगा, मध्य भी आएगा, पश्च भी आएगा, ये तीनों ही जीव के भाग होंगे, परंतु विवृत स्वर ये मुख, ओष्ठ या मुख के आधार पर होता है विवृत स्वर का प्रयोग। यहाँ पर डी उत्तर हो जाएगा। मध्य स्वर कहते हैं, किसे कहते हैं मध्य स्वर, ये बताइए। जीव से जब हम उच्चारण करते हैं स्वरों का, उस समय एक शब्द स्वर ऐसा भी है जो मध्य से निकलता है, आप अभी प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। तो 25 का सही विकल्प हो जाएगा आपका अ को, अ का उच्चारण करिए, कहाँ से निकल रहा है ये। अगला है 26, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? जब आप ऊ ऊ ऊ बोलते हैं ना, बोलिए, बार बार बोलिए ऊ, तो आपको क्या लगेगा, ये पशेज है ना, ये पशेज समृद्ध ऊ ऊ ऊ ऊ, तो इसे पशेज कहा जाता है। इस तरह से आप प्रैक्टिकल कर सकते हो परीक्षा में भी, परीक्षा हॉल में भी। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है? तो समृद्ध कौन सा है? 27 का सही विकल्प बताना है यहाँ पर, समृद्ध होगा आपका ई। अगला प्रश्न देखिए, अर्धविवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर कौन सा होगा? 28 का सही विकल्प बताइएगा यहाँ पर। तो 28 का सही विकल्प होगा यहाँ आई, विकल्प बी। अगला प्रश्न 29, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं,
तो स्वर ध्वनि के प्रकार अभी बताया ना आपको, स्वर ध्वनि के प्रकार है तीनों। तो 29 का सही विकल्प होगा यहाँ पर डी। अगला देखिए, हिंदी की अगर अवृत्ताकार समृद्ध स्वर ध्वनियाँ हैं, हिंदी की वो कौन सी, हिंदी की अगर अवृत्ताकार समृद्ध स्वर ध्वनि है एक है, वो कौन सी है, वो बताना है 30 का। तो सही विकल्प जो 30 का हो जाएगा तो वो है ई, छोटी ई। अगला प्रश्न 31, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहा जाता है? अभी पीछे बताया था आपको ये, तो ये कहा जाता है आपके मात्रा। मात्रा, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 32, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? मात्रा स्वर को क्या कहते हैं ये बतलाना है। तो ये कहा जाता है आपका समरूप या ग्रेफिम। नया प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है, समरूप या ग्रेफिम। अगला प्रश्न देखिए 33, ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? उच्चारण करिए, आपको पता चल जाएगा, ज़्यादा इसको तथ्य में जाने की जरूरत नहीं होती है इसमें। तो जब इनका उच्चारण करते हैं तो पता चलता है कंठ और ओष्ठ्य, कंठोष्ठ्य। अगला प्रश्न देखिए 34, स्वर किसका भेद है? तो जो स्वर किसका भेद है, इसका सही विकल्प होगा वर्ण का। वर्ण का है स्वर भेद। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो यहाँ पर जो संयुक्त स्वर नहीं होगा तो वो होगा आपका ऊ। ऐ ओ, ये तीनों ही संयुक्त स्वर होंगे सिवाय ऊ के। 35 का सी सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ 36, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? कंठ तालव्य 36 का सही विकल्प बताइएगा आप लोग। तो 36 का जो सही विकल्प होगा तो वो हो जाएगा विकल्प डी। अगला प्रश्न देखिए 37, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? उत्तर वैसे आपको दिख गया, कोई बात नहीं, फिर भी आप उत्तर का चयन करिए। 37 का सही विकल्प क्या होगा? तो 37 का सही विकल्प होगा संभालना, ये अनुनासिकता से युक्त है। अगला प्रश्न 38, कौन से शब्द में अनुनासिकता है? तो 38 का जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा कंटीला। अगला प्रश्न, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो 39 का जो सही विकल्प होगा तो वो हो जाएगा आपका ए, ये होगा डी। अगला प्रश्न है 40, इसमें क्या पूछा गया है? ए के उच्चारण स्थान का नाम। तो सही विकल्प जो हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प कंठ तालव्य, डी। अगला जो प्रश्न है 41, स्वर ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो यहाँ पर भी जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा कंठ तालव्य। अगला प्रश्न देखिए, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर होते हैं 3 प्रकार के, जो आपको मैंने अभी ऊपर बताए। फिर वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? यही है वो जो हम मात्रा के बारे में पूछ रहे हैं आपको। 43 का स्वर, हाँ स्वर है, ये मात्रा नहीं है तीनों, तो इसका ध्यान रखिए आप, स्वर होगा ये। अगला प्रश्न 44, जिसकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे है? जिसकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है निरुननासिक, निरुननासिक, विकल्प टी। अगला कंठ तालव्य कौन सा है? कंठ और तालव्य कौन सा है? अभी हमने ऊपर देखा था इसे, तो ये हो जाएगा आपका ए और ऐ। अगला है ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? अभी हमने देखा ऊपर, इसमें तो बार बार यही हो रहा है रिपीट, सी। अगला प्रश्न देखिए 47, निम्नलिखित में से कंठी ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो जो कंठी ध्वनियाँ होंगी तो उनमें होगा आपका विकल्प ए, क और ख। अगला प्रश्न 48, निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ ध्वनि है? तो जो हिंदी की कंठ ध्वनि होगी तो वो होगी आपकी विकल्प डी, हाँ। 48 का डी सही विकल्प। अगला है 49, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो 49 में सही जो विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका कंठ, क ख ग घ, कंठ ध्वनि। निम्न में से कंठ्य वर्ण है?
तो यहाँ पर जो कंठ्य वर्ण होंगे वो कौन कौन से हैं, तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, ये है आपके कंठ्य वर्ण। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है, तो दिए गए विकल्पों में जो सही हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प बी अ। अगला है 52, श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तो जो श ध्वनि का उच्चारण स्थान होगा तो वो हो जाएगा तालु। अगला देखिए 53, उच्चारण स्थान के आधार पर य ज्ञ ये व्यंजन है, कैसा व्यंजन है ये बताना है, तो 53 का जो सही विकल्प होगा तालव्य व्यंजन है ये। हिंदी की स्व ध्वनि है, हिंदी की स्व ध्वनि कैसी है, तालव्य है ये। अगला प्रश्न देखिए 55, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया आपसे च छ ज झ ज्ञ उच्चारण होते हैं, कहाँ से उच्चारण होते थे, अभी हमने इसका उच्चारण स्थान देखा था, वहीं से आप इसका आइडिया लगा सकते हो। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं इन चीज़ों का। अगला प्रश्न देखिएगा, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। व्यंजन अभी हमने क्या पढ़ा ऊपर देखिए च छ ज झ ज्ञ, यहाँ पर छ आ गया ना, तो सही विकल्प तो सी ही हो जाएगा, ज़्यादा क्या देखना है इसमें। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनमें फोकस करते हो तो आपको फ़ायदा होता है परीक्षा में। ठीक है, तो चलिए देखिए इस प्रकार से आज का लेक्चर था। मुझे पूर्ण आशा है कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा ये। आपका कितना अच्छा रिस्पांस रहता है उसी आधार पर तीसरा लेक्चर भी आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करवा दूंगा। यहाँ पर हम करेंगे हिंदी ग्रामर के लगभग 2000 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ को। इसी के अंतर्गत हमारा आज का ये दूसरा लेक्चर था। PDF इत्यादि के लिए आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पर टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पेजेस के लिंक दे दिए गए हैं, उनसे जुड़िए, PDF इत्यादि वहाँ पर मिल जाएगी। और आपको जो चीज़ें बता दी व्हाट्सएप क्या नाम है उसका, जो हमारा B.Ed पोर्शन के नोट्स अवेलेबल हैं और हिंदी ग्रामर के नोट्स भी अवेलेबल हैं, कोई लेने का इंटरेस्टेड हो तो संपर्क कर सकता है वो। ठीक है, और अगर अभी तक आप हमारे जो LT टेट और LT कमीशन का हमारा बैच चला है उसमें एनरोल नहीं हुए हैं तो उसमें भी एनरोल हो जाइए। बहुत अच्छी सी तैयारी आपकी करवाई जाएगी LT टेट जून 2024 के लिए और आगामी कमीशन के लिए। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर अपने वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।